नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। और आज है 5 जून, 7 बज चुके हैं। फटाफट से आ जाओ और जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए, एसएससी या रेलवे, आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्विकली आ जाइए, फटाफट से आ जाइए भाई। 5 जून सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल आप अभी करने वाले हैं। और ये डेली क्लास हमारा रहता है, सुबह 7 बजे ये क्लास हमारा अपलोड होता है, तो रेगुलरिटी के साथ जुड़े रहिए। और चलिए अब बिना समय गवाए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन करना, जो हमारा करंट अफेयर पढ़ने का तरीका भी है वो क्वेश्चंस के माध्यम से है। पहले क्वेश्चन रखा जाता है, फिर उससे संबंधित जो न्यूज़ है वो आपके साथ डिस्कस की जाती है। तो ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया है? कहां पर किया गया है भाई? तो ध्यान रखेंगे, ये उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया गया है। कहां से? उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया गया है। ध्यान दीजिएगा इधर, ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा सा इधर फोकस करेंगे। देखो भाई, हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम रुद्रम 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया है। उड़ीसा की चांदीपुर जो रेंज है वहां से किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के द्वारा सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान के द्वारा बंगाल की खाड़ी के ऊपर किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह मिसाइल दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम है। यह लगभग 5.5 मैक की अत्यधिक गति तक पहुंच सकती है और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 300 किलोमीटर है। कितनी रेंज है? 300 किलोमीटर है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, टेस्ट किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ ने मिलकर के ये टेस्ट किया है। कहां से किया है? उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया है। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जी। क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर एमएसएमई और छोटे डिजिटल व्यापारियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने और अपनी पूंजी बढ़ाने में मदद के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो भाई एक बड़ी फेमस सी कंपनी है जिसका नाम है मीसो। क्या नाम है? मीसो। तो मीसो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर के ये प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। देखो ना, मीसो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है भाई? प्रोजेक्ट शिखर जो लॉन्च किया गया किस लिए जो है लॉन्च किया गया है? जिससे कि जो एमएसएमई है, लघु एवं जो कुटीर उद्योग हैं और डिजिटल व्यापारियों को प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने, नियामक अनुपालन को पूरा करने और विकास पूंजी जुटाने में मदद करता है। मतलब वो फंड रेज कर सकते हैं। जो एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड हैं उनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत लिस्टेड किया गया है, वो पब्लिक फंड रेजिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, किसके मदद से हुआ है? तो ये मीसो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर के ये पहल शुरू की है, प्रोजेक्ट शिखर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक डीजीपी किसको नियुक्त किया गया है? तो भाई पूर्णकालिक जो डीजीपी अपॉइंट हुए हैं वो हैं राजीव कृष्णा। कौन है? राजीव कृष्णा। ध्यान देना भाई, इससे पहले ये बतौर कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम कर रहे थे और चूंकि
मई 2022 से हमारे पास पूर्णकालिक उत्तर प्रदेश में पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है, कार्यवाहक डीजीपी काम कर रहे हैं। क्योंकि 2022 मई में मुकुल गोयल को अपना पद छोड़ना पड़ा था, और उसके बाद से ही लगातार पिछले 4 सालों से, भाई 2022-2026 चल रहा है, तो पिछले 4 सालों से लगभग जो एक्टिंग डीजीपी के तौर पर लगभग 4 डीजीपी पीछे चेंज हो चुके हैं इन 4 सालों में। और पिछले कुछ समय से राजीव कृष्णा एक्टिंग डीजीपी थे, अब उनको जो है पूर्णकालिक डीजीपी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई? इधर देख लो, आगे न्यूज़ है, ये न्यूज़ लगी हुई है, ये हैं आपके डीजीपी साहब। और 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस हैं राजीव कृष्णा जी, और इनको पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। पिछले 4 साल के बाद एक स्थायी पुलिस प्रमुख अपॉइंट किया गया, मतलब उत्तर प्रदेश को एक स्थायी पुलिस प्रमुख मिला है। ठीक है जी, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो जून 2029 तक 2029 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। 2029 तक कार्यकाल रहने वाला है, जबकि जून 2025 से ये लगातार अभी तक टिल टुडे ये जो है बतौर एक्टिंग डीजीपी के तौर पर कार्यरत थे, मतलब अपॉइंट थे। चलो तो अब बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसको अपॉइंट किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पटना हाईकोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं वो हैं मीनाक्षी मदन राय। कौन है? मीनाक्षी मदन राय को अपॉइंट किया गया है। इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मीनाक्षी मदन राय हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। इधर ध्यान दीजिए थोड़ा न्यूज़ पे। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत की गई हैं, और इनकी जो नियुक्ति है वो 5 जून 2026 से प्रभावी होगी, मतलब आज से प्रभावी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। क्यों किया गया है? क्योंकि इनसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे संगम कुमार साहू, उनका वो 4 जून को सेवानिवृत्त हो गए हैं, इसलिए अपॉइंटमेंट किसका हुआ? मीनाक्षी मदन राय का। अब हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। लेकिन वहीं आपसे अगर ये पूछ लिया जाए, भाई बताइए मुझे एक बार कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई हैं इनके अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल से है? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 124। और हाल ही में एक बदलाव, मैंने पीछे क्लास में बताया भी होगा, हाल ही में एक बदलाव ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है, भाई सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाई गई है। अभी कितनी कर दी गई है? 38 कर दी गई है। कुल कितनी संख्या कर दी गई है? 38 कर दी गई है ना? 37+1 मुख्य न्यायाधीश सहित। तो ध्यान रखिएगा। पटना हाईकोर्ट की बात हो रही थी। पटना हाईकोर्ट में मीनाक्षी मदन राय को अपॉइंट किया गया है। और टोटल हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें, टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? तो याद रखिएगा 25 हैं। ठीक है ना? कई बार 2 स्टेट या 2 केंद्र शासित प्रदेश का एक हाई कोर्ट
पॉसिबल है और है भी। और 25 किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो मैंने अभी पीछे आपको बताया है, आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट्स में जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, आर्टिकल 217 के तहत अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है। तो ये चीजें कुछ आप ध्यान रखेंगे पेपर से संबंधित। पटना हाई कोर्ट के बारे में कुछ और देख लीजिएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी भाई? 3 फरवरी 1916 को हुई थी इसकी स्थापना। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चेम्स थे, चैमियर। सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैमियर पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और जो पटना उच्च न्यायालय का जो भवन है उसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था वायसरॉय सर चार्ल्स हॉर्डिंग के द्वारा। ठीक है जी, कब? 1916 में। ठीक है जी, देखो ये फोटो है ना, ये जो भवन है पटना हाई कोर्ट का जो ये भवन है, ये 1916 में लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पटना हाई कोर्ट से संबंधित जानकारी है तो पेपर में कहीं पूछ ले तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पता होगा मेरे भाई, अभी तो बड़ा बवाल मचा इसके पीछे तो है। अभी जो अपॉइंट किया गया है वो अपॉइंट किया गया है लोखंडे प्रशांत सीताराम को। लोखंडे प्रशांत सीताराम को अपॉइंट किया गया है अभी, नए सीबीएसई अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया है। क्यों अपॉइंटमेंट करना पड़ा? क्योंकि अभी आपको पता है सीबीएसई में ओएसएम प्रक्रिया को लेकर के जो बवाल मचा था, आपको पता होगा कई सारे बच्चों की जो आंसर कॉपियाँ थीं, उत्तर पुस्तिका थी, वो एक्सचेंज हो गई। और उसमें जो था एक लड़का सार्थक सिद्धांत, उसने तो ओएसएम प्रक्रिया का पूरा काला चिट्ठा ही खोल दिया, जिससे सरकार बैकफुट पे गई। और जो इनसे पहले अध्यक्ष थे राहुल सिंह, उनको स्थानांतरित किया गया और उनकी जगह पर कौन आया है? लोखंडे प्रशांत सीताराम को जो है सीबीएसई का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और उनके साथ साथ वरुण भारद्वाज को सीबीएसई का नया सचिव अपॉइंट किया गया है, बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, चेक कर लेंगे जब आपके पास पीडीएफ आएगी तो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये हुआ सब क्यों? ओएसएम प्रक्रिया को लेकर के। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। एक और बड़ा अच्छा सा सवाल है। क्या सवाल है भाई? निम्न में से किस राज्य में मैसालिना विश्नोई नामक एक छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है? तो भाई याद रखना, ये खोजी गई है कहां पर? राजस्थान में। ये राजस्थान में खोजी गई है। और इसके बारे में कहानी को थोड़ा सा समझिए, देखिए पिक्चर भी ये रही, वो छोटी सी होती है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में राजस्थान के बीकानेर जिले का गजनेर क्षेत्र है, यहां पर मैसालिना विश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। मैसालिना विश्नोई नामक जो नाम की प्रजाति है उसकी खोज की गई है। खास बात यह है कि 1935 में एक ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी थे जिनका नाम मैल्कम स्मिथ है। इन्होंने बताया था कि भाई जैसलमेर क्षेत्र में मैसालिना जो जीन है उसकी उपस्थिति का उल्लेख किया था। इन्होंने, किसने? मैल्कम स्मिथ ने जैसलमेर क्षेत्र में मैसालिना जो जीन है इसकी उपस्थिति का विवरण दिया था, लेकिन एविडेंस नहीं मिल पाए कोई। तो एविडेंस नहीं मिल पाए तो ये सारा जो रिकॉर्ड था ये कागजों में ही धरा रह गया। लेकिन फाइनली एक लंबे समय के बाद 1935 के बाद अब फाइनली 2016 में हमको इसका एविडेंस मिला है। और ये एविडेंस कहां से मिला है? तो भाई ये बीकानेर जिले के गजनेर क्षेत्र से मिला है, राजस्थान में। कोई किसी को यहां पे दिक्कत नहीं होगी है?
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो छिपकली है ज़्यादातर पथरीली मिट्टी जहां होगी या बहुत कम वनस्पति और अत्यधिक शुष्क जलवायु जैसे इलाकों में, जो राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं, थार मरुस्थल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल उपयुक्त रहता है, तो उसी क्षेत्र में देखने को मिली भी है। ठीक है, आइए। अच्छा, मैं जो विश्नोई नाम जोड़ा है, तो विश्नोई जो राजस्थान का विश्नोई समाज है उससे जोड़ा गया है, क्योंकि वो वन्य जीव संरक्षण में बहुत अहम भूमिका उनकी रहती है, तो इसीलिए वो नाम विश्नोई जोड़ा गया है। वैसे नाम क्या है? मैसालिना जीन की ये जो है छिपकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है जी? खलीलुर रहमान किस देश से संबंधित है? खलीलुल रहमान किस देश से संबंधित हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किस देश से संबंधित हैं? तो आपको पता रहे किस देश से संबंधित है, तो भाई खलीलुल रहमान जो हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। सबसे पहली बात तो कहाँ के विदेश मंत्री हैं? बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना है। 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना है, कोई दिक्कत नहीं। 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना है। यह दूसरी बार है जब बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता हासिल की है। इससे पहले 1986-87 में 41वें सत्र के दौरान यह पद संभाला था। ठीक है, तो बांग्लादेश 2 बार जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करेगा, दूसरी बार करेगा इस बार। 81वें सत्र का अध्यक्ष इनको चुना गया है, ध्यान रखिएगा, किसी को कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। अच्छा, भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है? तो अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक ही बार अभी तक अध्यक्षता की है, 1 टाइम। कब की है? कब की है भाई? तो ध्यान रखिएगा, 1953 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा 1953 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। कौन से सत्र की अध्यक्षता की गई थी? तो 8वें सत्र की अध्यक्षता की गई थी, याद रखिएगा। कौन से सत्र की? 8वें सत्र की अध्यक्षता की गई थी। चलो, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए इधर। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भाई? हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां प्रारंभ हुई है? कहां प्रारंभ हुई है? कहां पर प्रारंभ हुई है? तो भाई ये जो ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो बैठक हो रही है, वो हो रही है कहां पर? उड़ीसा में। कहां हो रही है? उड़ीसा में हो रही है। इधर देखिए, कहां पर हो रही है? उड़ीसा में। शुरू हुई है 3 जून से, 3 जून से शुरू हुई है और ये 5 जून आज इसका जो है समापन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्यों हुई है। तो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक, पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक उड़ीसा के पुरी में शुरू हुई है। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। किस लिए भाग लेंगे भाई? इस बैठक में यह निर्धारित किया जाएगा कि आपदा से निपटने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। आपदा से निपटने की जो तरह तरह की आपदाएं जो हमारे सामने देखने को मिलती हैं, है ना, उनसे निपटने के लिए किस प्रकार से क्षमता को बढ़ाया जाए और वैश्विक दक्षिण में सतत विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। 5 जून तक ये सत्र चलने वाला है, मतलब आज तक ये सत्र चलने वाला है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री
मोहन चरण मांझी भी शामिल होंगे इस बैठक में। ठीक है, काम क्या है इसका? काम है कि जो आपदा जोखिम है उनको कम कैसे किया जाए, उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, उन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता, ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा उड़ीसा में ये मीटिंग की जा रही है। आइए नेक्स्ट, उड़ीसा के पुरी में। हाँ, नेक्स्ट देखो, हाल ही में आईसीसी ने शासन संबंधी नियमों के कारण किस देश के क्रिकेट संघ की सदस्यता निलंबित की है? तो ध्यान रखना भाई, कनाडा की सदस्यता का निलंबन किया गया है। आईसीसी ने कनाडा की जो क्रिकेट संघ की सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया है। देख लो इधर, समाप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सदस्यता दायित्वों और शासन संबंधी गंभीर उल्लंघनों के कारण, जिसको कहते हैं आप डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत, कनाडा की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कारण क्या है? कारण है कनाडा बोर्ड जो है उसमें कुप्रबंधन, गंभीर प्रशासनिक खामियां, भ्रष्टाचार, इस तरीके की बातें निकल करके आई हैं, जिसकी वजह से कनाडा की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस पे प्रतियोगी जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, इन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए निलंबन के बावजूद कनाडाई राष्ट्रीय टीम आईसीसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र रहेगी। खिलाड़ियों पे इसका कुप्रभाव ना पड़े, इसलिए यह फैसला भी लिया गया है। ठीक है, बहाली कब होगी? तो बहाली के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई जाएगी, जो इस बोर्ड का पूरा कार्यवाही, जो इसके काम करने का जो तरीके हैं उन तौर तरीकों पर नजर बनाए रखेगी। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे काम होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय और एएनआरएफ ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? कौन सा मिशन शुरू किया है भाई? कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो महाजल मिशन शुरू किया गया है। कौन सा मिशन शुरू किया गया है? महाजल मिशन शुरू किया गया है। किस किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को सहायता देने के लिए महाजल मिशन की शुरुआत की है। क्या उद्देश्य है? जल सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुसंधान, इनोवेशन और नई तकनीकों का प्रयोगशालाओं से सीधा जमीन पर अवतरण, मतलब जमीन पर उनका इंप्लीमेंटेशन, इसके लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का 5 वर्षीय कार्यक्रम ये प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम है महाजल मिशन। किसी को यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए है? हाँ, अब देखो एक चीज और समझ लो, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को अपने उत्पाद या प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए भारत जल नवाचार नेटवर्क, इंडिया वाटर इनोवेशन नेटवर्क के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वेबसाइट पर जाकर के अपना आमंत्रण डाल सकते हैं जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। नेक्स्ट, चलिए एक एक सवाल महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, और आप देखोगे कि लगातार रिपीटिशन होता है। इन ऐसी सवालों का लगातार रिपीटिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? जो भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं उन सवालों को कलेक्ट करके आपके सामने लाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मूंगा सिल्क के लिए स्नेहजोरी मिशन कहां लॉन्च किया है? तो भाई मूंगा सिल्क की बात हो तो कहानी आसाम की है। मूंगा सिल्क की बात हो तो कहानी आसाम की है, क्योंकि सिल्क में
जो मूंगा सिल्क है वो जीआई प्रोडक्ट भी है। सिल्क की बात करें तो सबसे पहला जीआई प्रोडक्ट भी है मूंगा सिल्क। तो इधर ध्यान दीजिएगा, 396 से 411 करोड़ की परियोजना मिशन स्नेह जोरी का शुभारंभ किया गया है। क्यों किया गया है भाई? ये इसलिए किया गया है कि मूंगा रेशम को वैश्विक स्तर पर एक लग्जरी ब्रांड में तब्दील किया जा सके। जो मूंगा सिल्क है उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी वस्त्र बनते हैं, उनको वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग, उनका सेल परचेज उनका किया जा सके। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, मूंगा रेशम भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त रेशम उत्पाद है, मूंगा रेशम। और असम विश्व के लगभग 90% मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। मतलब मूंगा रेशम की बात आए तो सीधा दिमाग में असम आ जाना चाहिए। और असम के अभी नए मुख्यमंत्री भी बने हैं। कौन बने हैं तो सबको पता होगा, हेमंता बिस्वा शर्मा। चलिए, तो आज की कहानी होती है समाप्त और मुलाकात होगी आपसे फिर कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।